बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ की जितनी जुमला इक़साम होती हैं, किस वजूहात से होती हैं, किस तरह उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्या क्या उनके लैब डायग्नोस होते हैं, किस तरह से जज किया जाता है लैब टेस्ट के थ्रू, और फिर होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन क्या हैं, तो आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर हम जो डायबिटीज़ होता है यानी ज़ियाबतीस शकरी, उसे हम दो कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। पहले तो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसे हम आम अल्फाज में मेडिकल टर्म में DIB कहते हैं, और दूसरी जो टर्म होती है वो DM कहलाती है यानी डायबिटीज़ मिलेटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसे हम आजी ज़ियाबतीस शकरी भी कहते हैं, ये टेम्परेरी बेसिस में होता है और इसकी वजूहात ये होती हैं कि अक्सर बज़ाओक़ात अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, जो कि तमाम ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है और उनके जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं मेन और वुमेन दोनों में, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ट्यूमर की वजह से उसमें ट्यूमर हो गया है, वो सप्रेस हो रहा है या अपना उसका फंक्शन मुतासिर हो गया है या उसमें सर्जरी का अमल हो गया है, उसकी वजह से ज़ियाबतीस यानी डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है, जो कि टेम्परेरी होता है। के कॉजेज में पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर्स का होना, किसी सर्जरी से पेशेंट गुजरा है उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, या ट्रॉमा, कोई चोट लगी है, हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, किसी वजह से कोई शॉक की कंडीशन हो गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा बुनियादी आसाबी निज़ाम होता है वो मुतासिर हो गया है, उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है और ये टेम्परेरी होता है। अगर किडनीज फंक्शन करना मुतासिर हो गया है, डायलिसिस, उसमें एक्यूट डायलिसिस हो सकते हैं, उसकी वजह से दोबारा किडनीज अपने फंक्शंस पर आ जाते हैं, लिवर दोबारा से अपने फंक्शंस पर आ जाता है, तो ये आर्जी होता है और इससे पेशेंट बहुत जल्द बाहर निकल आता है। क्लिनिकल या हॉस्पिटलाइज्ड हो तो उससे पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन अनट्रीटेड डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ मेलेटस में यानी जो क्रॉनिक डायबिटीज होता है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी किस्म की तरफ आते हैं हम। दूसरी किस्म डायबिटीज मेलेटस कहलाती है और ये क्रॉनिक होता है, यानी ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इक़साम है, तकरीबन कोई 5 या 6 के करीब इक़साम बताई गई हैं इसमें, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन इक़साम पेशेंट्स में देखने में आती हैं वो डायबिटीज़ मेलेटस टाइप 1 और डायबिटीज़ मेलेटस टाइप 2 कहलाता है। और तीसरी एक किस्म होती है जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाती है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलेटस कहा जाता है। आम मेडिकल टर्म में हम उसे GDM कहते हैं, यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलेटस, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। ये इसकी तीसरी किस्म होती है डायबिटीज़ की। तो ये दो किस्म की जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं पेशेंट में। अब टाइप 1 को ले लेते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलेटस होता है ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलेटस ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से, इन्वायरमेंटल इसमें फैक्टर भी हो सकते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम से भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलेटस हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलेटस ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में होता है, यानी इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पेशेंट अपने फिजिकल कंडीशन उसकी वजह से जब डायबिटीज़ मेलेटस टाइप 2 में मुब्तला होता है तो ये ऐसा नहीं होता, ये जेनेटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो इसका ताल्लुक होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज़ मेलेटस टाइप 1 हो जाता है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में हो सकता है, एडल्ट में भी हो जाता है। तो ये अर्ली इन द लाइफ उसमें ये हो जाता है डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ टाइप 2 विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने बताया कि आपके लाइफस्टाइल एक तरह से इस तरह का रहा हो कि बहुत ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल और फैटी इंटेक ले रहे हो, आप वर्जिश आप ना करते हो,
आपकी डाइट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी आपकी इनटेक है डाइट की, ऐसे लाइफस्टाइल को जीना कि जिसमें आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का मिकदार बढ़ते बढ़ते बढ़ते, या फिर आपके ओबेसिटी इसमें एक फैक्टर है कि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसमें पेनक्रियाज जो इंसुलिन आपके ब्लड में पैदा कर रहा है वो जिस्म उसके लिए वो नाकाफ़ी होता है, और पेनक्रियाज की ख़राबी की वजह से टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये पैदा हो जाता है। ये भी इर्रिवर्सिबल है। आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस करने के लिए, तो टाइप 1 में आपके पास कुंजी होती है यानी चाबी होती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से वो चाबी कारगर नहीं होती कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल में रख सके। दूसरी सूरत में आपके पास चाबी तो होती है ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो चाबी बोसीदा हो चुकी होती है और वो कारगर नहीं होती। तो दोनों में ये फ़र्क है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका फिजिक यानी मोटापा, एक्सेसिव फैट, हाइपर कोलेस्ट्रोल यानी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना ब्लड में, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का रहना, यूटीआई या गुर्दों में इन्फेक्शन का मुसलसल रहना, फैटी लीवर, ये बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं जो डायबिटीज़ टाइप 2 की वजूहात बनती हैं। अब लैब डायग्नोस की तरफ आते हैं। लैब डायग्नोस तकरीबन सब में कॉमनली ही एक किस्म के डायग्नोस होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको शुरू में वो डायबिटीज़, जिनको शक हो रहा है कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं है और वो इस तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर जो मुआलिज सबसे पहले उसमें लैब डायग्नोस करते हैं वो रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आम डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं, खून में शक्कर की मिकदार को जज करना, तो उन टेस्टों के ज़रिए से वो उसको डायग्नोस कर लेते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो ऐसे पेशेंट आते हैं तो मैं ज़्यादातर उनमें कोशिश मेरी ये होती है कि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। जब वो रैंडम अपना टेस्ट करवाते हैं ब्लड का, तो रैंडम की वैल्यूज़ या तो बॉर्डर लाइन आ जाती है या वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मल वैल्यूज से थोड़ी सी बड़ी भी होती हैं, तो पेशेंट परेशान हो जाते हैं। यानी अर्ली स्टेजेस में जब वो डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप सही तरीके से अपने डायबिटीज़ को जज करना चाहते हैं तो आप फास्टिंग और रैंडम दोनों करवाइए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पेशेंट को फास्टिंग के लिए कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। 10 से 12 घंटे या 14 घंटे मैं जो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं वो मैं कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग रिकमेंड करता हूं। और 14 घंटे की फास्टिंग के बाद उस टाइम यानी फास्टिंग में आपने खून देना है लेबोरेटरी में, जिसे हम FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और इसके तकरीबन फिर बाद आप नाश्ता कर लीजिए ब्लड देने के बाद, और नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आप दोबारा खून दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद दोबारा जब आप ब्लड देंगे तो वो रैंडम ब्लड शुगर कहलाएगा। फास्टिंग ब्लड शुगर की जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर जितना होता है यानी 80 से 120 के दौरान में, ये इसकी वैल्यूज होती है नॉर्मल में। अगर आपका ब्लड शुगर 80 और 120 के दरमियान में आया है फास्टिंग में, तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा। 120 या इससे अबव की वैल्यूज ये बॉर्डर लाइन कहलाएंगी, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। रैंडम ब्लड शुगर में जो वैल्यूज होती हैं उसकी वैल्यूज 140 से लेकर के 180 तक या 200 तक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके जो रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यूज 180 तक या इससे ज्यादा आई है, तो 180 की वैल्यूज भी ये आपको बता रही कि आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज मेलिटस है, और इससे बड़ी भी वैल्यूज आपको बता देती हैं कि आपको डायबिटीज मेलिटस हो गया है। तो इस तरह से ये जो सादा आम टेस्ट मैंने आपको खून का बताया, जिसे रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है, उससे डायग्नोस किया जा सकता है। मजीद डिटेल में हम जाने के लिए GTT का टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पेशेंट से मुख्तलिफ इंटरवल्स में ब्लड लिया जाता है और उससे फिर जज किया जाता है कि वो मीठा जो उसने खाया है उस पर उसका बॉडी इंसुलिन कितनी तेजी से, कितने रैपिडली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके फिर लेवल्स लिए जाते हैं। जिसका तरीका ये होता है
कि शुरू में आपसे ब्लड ले लिया जाता है, उसके आधे घंटे के बाद यानी हर आधा घंटे के बाद आपको ब्लड देना होता है, और ब्लड फौरन फास्टिंग में लेने के बाद आपको फिर मीठा खिलाया जाता है, फ्लूइड की शक्ल में वो आपको मीठा दे देते हैं। उसके आधे घंटे के बाद आपसे ब्लड लिया जाता है, फिर 30 मिनट्स, देन 90 मिनट्स, फिर 120 मिनट्स, इस तरह से फिर आपके तकरीबन कोई 5 या 6 सैंपल्स लिए जाते हैं। इस दौरान में जो आपको यूरिन आता है वो भी लैब टेस्ट करती है कि उसमें यूरिन में अगर शुगर कहीं जा तो नहीं रहा किडनीज की तरफ से, तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है। ऐसे पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस में परेशान होते हैं कि उनको डायबिटीज हो गया या नहीं है, तो उनको कंसिडर करने के लिए, उनके डीएम यानी टाइप 2 को कंसिडर करने के लिए जीटीटी का टेस्ट किया जाता है, जिसके जरिए से क्रिस्टल क्लियर पता चल जाता है कि पेशेंट डायबिटीज मिलेटस उसको हो गई है या नहीं। इसके अलावा अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की तरफ से एक टेस्ट जिसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन H1C टेस्ट कहते हैं, ये 2010 के बाद से रिकमेंड किया गया है, और ये ऐसे पेशेंट के लिए है जो नॉन डायबिटिक मिलेटस के पेशेंट होते हैं, जिनको पता होता है, जो पुराने डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनमें ये HbA1c का टेस्ट किया जाता है। इसमें अगर आपके 6.5 या इससे ज्यादा की वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आपको डायबिटीज मिलेटस यानी आपके खून में शुगर के बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा होता है। होम्योपैथिक में डायबिटीज मिलेटस का बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है, और इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए होम्योपैथी आपको ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करती है जिससे आपका न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, बल्कि वो आपको हेल्दी भी रखती है। आपके जिस्म के जितने भी अलामात या तकालीफ हैं, इंसुलिन और इसके अलावा लबलबे को भी फायदा पहुंचाती है, उनके सेल्स को दोबारा उनमें एक नई जान पैदा करती है। तो इसमें काफी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है। मेरे नाजरीन, अगर मुझे इस बात पर मुआफी दें कि मैं किसी मर्ज के नाम पर होम्योपैथी में किसी दवा का इंतखाब करूं और वो डायबिटीज मिलेटस हो, तो साइजीजियम जम्बुलम, जिसे हम जामुन की गुठली से बनाई जाती है, मैं क्यों में रिकमेंड करूंगा। साइजीजियम जम्बुलिनम क्यों में इसके 10-10 कतरे आपने सुबह शाम करके मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करने हैं। डायबिटीज मिलेटस के पेशेंट टाइप 1 या टाइप 2 में, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है और इसके कोई नुकसानदेह असरात भी नहीं है। आप खाली पेट ज्यादा बेहतर होगा कि निहार मुंह 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम साइजीजियम जम्बुलिनम क्यू में ये आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी दवा जो अलामात के मुताबिक अक्सर पेशेंट्स में गले का खुश्क होना और इसके अलावा थर्स्ट महसूस करना, सबसे बड़ी जो अलामत डायबिटीज के पेशेंट में देखने में आती है, वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उसमें उनका विजन जो है वो ब्लर होता है, यानी उनको धुंधला धुंधला बाज़ औक़ात उनको दिखाई देता है। तो ब्लर विजन में इस तरह के अलामात में, जिसमें प्यास की शिद्दत हो, उसमें आर्सेनिकम ब्रोमेटम के बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आर्सेनिकम ब्रोमेटम 30 में डायबिटीज मिलेटस टाइप 1 और टाइप 2 के पेशेंट्स में इस्तेमाल किए हैं और इसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। बड़ी तेजी के साथ ये डायबिटीज को कवर करती है, कंट्रोल कर लेती है और बड़े लंबे अरसे तक पेशेंट का डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहता है। तीसरी एक दवा इंसुलिनम 30 में, इंसुलिनम 30 में जो हमारा लबलबा होता है उसके सेल्स को उनमें एक नई जान देती है और डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन उनके जिस्म में बढ़ाने में और शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देती है। उम्मीद करता हूँ डायबिटीज़ मिलेटस के हवाले से और उनके इन मरीज़ों के हवाले से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, खुद से दवा का इस्तेमाल न करें, बल्कि किसी मुआलिज से कंसल्ट कीजिए और उनकी रहनुमाई में दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैं एक मशवरा देना चाहूँगा। अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ परहेज़ के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान कर देता हूँ। मीठे का इस्तेमाल उनके लिए मना होता है और उसका आसान तरीक़ा ये है कि जैसे आप बेकरी की अशिया, चीनी, मीठे से आप परहेज़ करते हैं, फलों से भी परहेज़ कीजिए। फलों में भी मीठा होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट मीठा तो बंद कर देते हैं लेकिन फल खा रहे होते हैं, तो फल में भी मीठा होता है। फलों का मीठा भी आपको आपके डायबिटीज़ यानी शुगर में नुकसान देता है। इसके अलावा आप चिकनाई और मुरक्कन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कम कीजिए, नमक का इस्तेमाल भी कम कीजिए।
ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन परहेज़ है, और उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।